आज का टॉपिक है बेसिकली डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन क्योंकि मैंने पीछे 3 क्लास को कंप्लीट कर दी है। आज है बेसिकली हमारी चौथी क्लास। चौथी क्लास में हम लोग कवर कर लेंगे पूरे चौथी और पांचवी क्लास, 2 क्लास में संप्रेषण टॉपिक को कवर कर लेंगे। मुझे आशा और उम्मीद है कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ और जो वीडियोज है वो काफ़ी समझ में आ रहा होगा। जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा संप्रेषण का मतलब क्या होता है। संप्रेषण शिक्षण का एक माध्यम होता है। शिक्षक द्वारा अपनी बात को छात्र तक पहुंचाने की प्रक्रियात्मक स्तुति को संप्रेषण कहते हैं। इसकी बेसिकली 3 प्रक्रिया समझते हैं। देखिए, संप्रेषण का मतलब है कम्युनिकेशन। जब तक किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ हम सीख रहे हैं, जब तक हम लोग आपस में बातचीत नहीं करेंगे, एक दूसरे से संप्रेषण यानी एक दूसरे से किसी टॉपिक को लेकर के संवाद नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, तब हम उस चीज़ों को समझ ही नहीं सकते। जैसे मान लीजिए हम किसी क्लास में पढ़ा रहे हैं, किसी क्लास के कक्षा 1 के बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, हमने बताया कि देखिए हम क्लास से पहुंच गए, हम आपस में उससे बातचीत ही नहीं कर रहे, तब तक वो बालक नहीं समझ पाएगा कि हमारे जो सर है वो पढ़ाना या मैम है वो पढ़ाना क्या चाह रहे हैं या हम सीख क्या रहे हैं। तो जब तक हम लोग आपस में एक दूसरे से, हमने आपको इसके पहले भी आपको सिखाया था लोकतंत्रात्मक शिक्षण। लोकतंत्रात्मक शिक्षण वो होता है जो जिसमें कि हम लोग प्रभावी तरीके से एक दूसरे से बातचीत कर पाते हैं। बातचीत जब तक हम नहीं कर पाएंगे, अपने विचारों का आदान प्रदान जब तक नहीं कर पाते, तब तक हम लोग ये देखते हैं कि वो जो शिक्षण कार्य वो हमारा प्रभावी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए हमने किसी चीज़ को बच्चों को पढ़ाया, हमने पढ़ाया अल्फ़ाबेट ABCD। अब बच्चों को, अब उनको समझ में आया या फिर नहीं आया, तो हमको ये कैसे पता चलेगा कि हाँ उनको समझ में आ गया। हम क्या करेंगे, उनसे क्वेश्चन पूछेंगे कि हाँ बताओ A फॉर क्या होता है, फिर B फॉर क्या होता है। ऐसे जब आप उनसे बातचीत करेंगे, हम उनसे क्वेश्चन पूछेंगे या फिर वो हमसे पूछेंगे जो उनको नहीं आ रहा होगा। इस प्रकार से क्या होगा, हमको पता चले कि हाँ जो हम शिक्षण कर रहे हैं वो बेसिकली हमारा प्रभावी है, और इसी को बेसिकली क्या कहते हैं, संप्रेषण कहते हैं। इसमें 3 प्रक्रिया कौन कौन सी है देखिए। पहले आपका शिक्षक होगा यानी जो स्पीकर या वक्ता होगा, दूसरा छात्र या श्रोता होगा जो सामने होगा, और इन दोनों के बीच में एक चीज होगी, वो होगी आपकी सूचना या फिर आपकी जो है पाठ्य वस्तु। जैसे हम मान लीजिए पढ़ा रहे हैं बच्चों को किसी क्लास में ABCD। अब ABCD हम तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम एक मीडिया हम होंगे यानी टीचर होगा, दूसरा छात्र होंगे, और इन दोनों के बीच में एक होगा जो होगा यानी कि ABCD या सूचना, जिसको या पाठ्य वस्तु जो हमारा सिलेबस है, वो इन तीनों के बीच में हमारा क्या होता है, शिक्षण कार्य संपन्न होता है। तो मुझे लगता है, आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको संप्रेषण समझ में आ गया होगा। अब संप्रेषण का अर्थ क्या है, पूरी चीज़ों को हम समझेंगे, इसका अर्थ क्या है, महत्व क्या है। जितना भी आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में चीज़ें आती हैं, उन सभी चीज़ों को आप देखोगे कि पूरे की चीज़ों को मैं वीडियो के माध्यम से कवर कर दूंगा, और आप जरूर कमेंट करिए, बताइए कि वीडियो कैसी लग रही है। संप्रेषण क्या होता है बेसिकली, संप्रेषण का अर्थ होता है, संप्रेषण जो होती है हमारी वो शिक्षा की रीढ़ की हड्डी होती है। कैसे हड्डी होती है, मैंने आपको पिछली टॉपिक बताया कि संप्रेषण हमारा बहुत जरूरी है। रीढ़ की हड्डी के बिना संप्रेषण के हम लोग शिक्षण को प्रभावी तरीके से लागू नहीं कर सकते। जैसे किसी भी मानव या फिर जानवर की बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, निर्माण होता है, वो किस पे टिका होता है, उसकी रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन पे, जो हमारी पीठ की हड्डी होती है उस पर टिकी होती है। अगर सोचो कि हमारी बॉडी पे रीढ़ की हड्डी ही ना हो तो क्या बॉडी हमारी इस तरह स्ट्रक्चर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। वैसे ही हम चाहें कि अपनी क्लास को प्रभावी तरीके से शिक्षण कार्य करना चाहें, तब तक हम बच्चों से संप्रेषण नहीं करेंगे, तब तक हमारा क्या होगा, जो शिक्षण कार्य है वो प्रभावी नहीं होगा। संप्रेषण बेसिकली क्या होता है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन 2 शब्द हैं, सम और दूसरा प्रेषण। यानी कि सम का अर्थ क्या होता है, समान रूप से। सम का अर्थ है आपका समान रूप से भेजा गया, यानी कि जो हम सूचना को भेजते हैं, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो होता है बेसिकली वो कम्युनिकेट वर्ड से, लैटिन भाषा के कम्युनिकेट वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। कम्युनिकेट वर्ड से मिलकर, लैटिन भाषा के कम्युनिकेट वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, समान रूप से। इसका अर्थ होता है परस्पर सूचनाओं या विचारों का आदान प्रदान। मैंने आपको पहले बताया इसमें क्या होता है कि सूचना या फिर विचारों का आदान प्रदान आपस में होता है, तो ये होता है बेसिकली संप्रेषण। अब संप्रेषण पर कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने परिभाषाएं दी है। परिभाषाएं कौन कौन सी दी है, मारिसस एक शिक्षा शास्त्री, इन्होंने कहा है कि इनके हिसाब से क्या होता है, जो संप्रेषण होता है मारिसस के अनुसार, संप्रेषण जो होता है हमारा वो क्या होता है, चिंतन, विचारों, तथ्यों और संवेगों की आपसी आदान प्रदान की एक प्रक्रिया। यानी कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, तथ्यों जो स्टेटमेंट्स हमारे उसका आदान प्रदान कर सकते हैं, संवेगों का आदान प्रदान कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा कि मैकडूगल के अनुसार, साइकोलॉजी में पढ़ा होगा आपने कि मैकडूगल के अनुसार 14 संवेग हैं।
ठीक है, उन संवेगों का हम लोग आपस में आदान प्रदान कर सकते हैं। 14 संवेग हैं। ठीक, ईजी मेयर के अनुसार 3-4 मैं परिभाषा लिखा दूंगा आपको, आप बस 2 लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम में जब आप किसी भी एग्जाम में आप परिभाषाएं स्टेटमेंट्स लिख देते हैं किसी शिक्षा शास्त्री का, तो वो जो आपकी परिभाषा होती है उसकी उसमें आपको जो एग्जामिनर्स होता है वो काफ़ी अच्छे मार्क्स देता है। मैं आपको 4 बता दूंगा, तो आप क्या करिएगा, बस 2 लिख लीजिएगा, जो आपको ईजी लगे, जो आपको आसानी से याद हो सके, समझ में आ सके, उनको आप लिख लीजिएगा। अगला है ईजी मेयर के अनुसार। ईजी मेयर ने कहा था कि संप्रेषण से तात्पर्य एक व्यक्ति के विचारों तथा सम्मतियों से दूसरे को परिचित कराना। कैसे? वो अपने विचारों को व्यक्त किया, इससे क्या होगा, जो दूसरा व्यक्ति परिचित होगा, यही कहा था कि इसने ईजी मेयर ने। अगला है आपका लुई ए एलन के अनुसार। लुई एलन ने क्या कहा था? लुई एलन ने कहा था कि जो संप्रेषण होता है हमारा अर्थों का एक पुल है, जिसमें कहने, सुनने तथा समझने की व्यवस्थित और सतत प्रक्रिया है। जो संप्रेषण होता है वो अर्थों का एक पुल है। कैसे पुल है? जैसे किसी नदी को पार करने के लिए एक पुल की जरूरत होती है, पुल के माध्यम से हम लोग नदी को पार कर पाते हैं, वैसे शिक्षण को प्रभावी करने के लिए एक पुल के तरह ही हम लोग किसका, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या होता है? सतत प्रक्रिया है। ये किसने कहा था? लुईस ए एलन ने कहा था। अगला स्टेटमेंट है किसका? एडगर डेले के अनुसार। थोड़ा नाम अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप 1-2 बार पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा। एडगर डेले ने कहा था कि संप्रेषण विचार विनिमय के मूल में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। लगभग आप देखोगे तो सबका जो स्टेटमेंट लगभग कहीं ना कहीं सेम है, बस थोड़ी बहुत चेंजिंग आपको देखने को मिलेगी। तो बहुत इजी तरीके से आपको याद भी हो जाएगा, बहुत रट्टा नहीं मारना है इस स्टेटमेंट का, बस समझ लेना है एक बार बस। अब आगे हम जानेंगे संप्रेषण की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर हमें क्यों ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो हमको संप्रेषण को शिक्षण कार्य में लागू ही करना पड़ गया। देखिए, संप्रेषण एक विधा है, यानी विधा क्या होती है? यानी कला है। संप्रेषण करना एक कला है, जिसके माध्यम से अपने भाव, विचारों व संदेशों को पहुंचाया जाता है। संप्रेषण की आवश्यकता हम निम्न रूपों में करते हैं। पहला, संबंध स्थापन में। संबंध स्थापन का मतलब क्या हुआ? जैसे हम मान लीजिए कहीं गए या फिर किसी कक्षा में हैं, हमने क्या किया कि बच्चों से बातचीत किया, तो हमारा क्या होगा? बच्चों से एक संबंध स्थापित हो गया। किसका? टीचर और स्टूडेंट का। आपस में हम लोग के रिश्ते अच्छे होंगे, क्योंकि देखिए जब आपस में हम बातचीत करेंगे तो स्टूडेंट टीचर्स को समझेगा और टीचर स्टूडेंट को समझेगा। ये होता है बेसिकली आपका संबंध स्थापन। अधिगम सुनिश्चयन क्या होता है? जब हम लोग बातचीत करेंगे अधिगम हमारा सुनिश्चित होगा। कैसे सुनिश्चित होगा? मान लीजिए हमने बच्चों को पढ़ाया, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, एबीसीडी बच्चे सीख गए, इसका मतलब कि जो हमारा अधिगम वो सुनिश्चित रूप से बच्चों के दिमाग में पहुंच चुके हैं, यानी बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा। ये होता है बेसिकली आपका अधिगम सुनिश्चयन। ज्ञान स्थानांतरण क्या होता है? तीसरा, ज्ञान को स्थानांतरित करने में। देखिए, मान लीजिए हम पढ़े लिखे तो बहुत हैं, बच्चे भी पढ़े लिखे बहुत हैं, या फिर नहीं उनको आता कुछ भी, जब तक हम लोग एक दूसरे से संप्रेषण नहीं करेंगे, एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, तो हमारा ज्ञान हम टीचर्स के माध्यम से बच्चों तक कैसे पहुंचेगा? ये होता बेसिकली आपका ज्ञान स्थानांतरण। आगे जानेंगे प्रभावी संप्रेषण में। प्रभावी संप्रेषण में कैसे? मान लीजिए हम किसी चीज को पढ़ा रहे, जब तक हम लोग संप्रेषण नहीं करेंगे तब तक हमारा जो शिक्षण वो प्रभावी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि हमारे सर या मैम हमारे पढ़ाना क्या चाहते हैं। अगला है व्यवहार परिवर्तन। संप्रेषण करेंगे, चीज़ों को सिखाएंगे, वो उन चीज़ों को सीखेंगे। जैसे हमने बताया कि बेटा क्लास में आते हैं तो आते ही पूछ के एंट्री लेते हैं, मैं आई कमिंग मैम, मैं आई कमिंग सर, या फिर जाते हैं तो टीचर से पूछ के आते हैं। इससे क्या हुआ? उनके व्यवहार में परिवर्तन है। और प्राइमरी के बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं तो प्राइमरी के बच्चों को ही मुद्देनजर रख करके हम लोग एग्जाम्पल्स को देखेंगे और समझेंगे, उससे उनके क्या व्यवहार परिवर्तन है। क्योंकि गांव, हम बेसिकली क्या होता है, पीआरटी जो होते हैं हमारे वो गांव में होते हैं, और गांव के बच्चे उतने समझ नहीं होते कि उनको क्लास में एंट्री लेना तो मैं पूछ के जाना है, फिर बाहर जाना तो पूछ के, ऐसे ये चीज़ें उनको नहीं पता होती। इससे क्या होगा? वो सीखेंगे और उनके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। बोध को निश्चित करने, बोध मतलब क्या होता है? ज्ञान। जो सीखेंगे वो उसको निश्चित करने के लिए हम लोग संप्रेषण का प्रयोग करेंगे। और अगला है भाषा का सुदृढ़ीकरण करने, यानी कि भाषा जो है हमारी, जो चीज़ हम सिखा रहे हैं बच्चों को, सुदृढ़ीकरण का मतलब होता है उसको मजबूतीकरण करना, मजबूत करना। इससे क्या होगा? जो चीज़ वो सीखेंगे उससे वो उन चीज़ों को मजबूत करेंगे और इससे उनका बेस भी अच्छा होगा। मुझे लगता है कि मैं संप्रेषण की आवश्यकता वाले टॉपिक को अच्छे से आपको समझा पाया और क्लियर कर पाया हूँ। अगला है संप्रेषण का महत्व।
अब समझेंगे कि संप्रेषण का महत्व कहाँ पे है। संप्रेषण प्रशासन का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। किसी संगठन का कार्य करने के लिए संप्रेषण का होना आवश्यक है। महत्वपूर्ण सिद्धांत कैसे हैं? कोई भी इंस्टीट्यूट चल रहा है, वहाँ पे अगर आपस में कम्युनिकेशन होगा तभी तो वो इंस्टीट्यूट हमारा जो होगा वो अच्छे तरीके से रन कर सकेगा, चल सके। उसमें उन रुचि तथा लगाव का होना भी, बॉन्डिंग, एक दूसरे के प्रति बॉन्डिंग का होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है बेसिकली संप्रेषण का महत्व। आगे हम लोग देखेंगे संप्रेषण के सिद्धांत। अब संप्रेषण के कुछ सिद्धांत दिया जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन हर बार बनते हैं एग्जामिनेशन में। किसी व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं या किसी संप्रत्यय को किसी दूसरे व्यक्ति से व्यक्त करता है। संप्रेषण द्विपक्षीय प्रक्रिया है। संप्रेषण में निम्नलिखित सिद्धांत, यानी कि जो संप्रेषण होता है उसके बेसिकली 7 सिद्धांत आपको मैं पढ़ाऊंगा और 7 सिद्धांत देखने को मिलेगा। इससे क्या होता है, ये द्विपक्षीय प्रक्रिया कैसी है? 2 पक्षों का होना बहुत जरूरी है। जब तक इसमें 2 पक्ष नहीं होंगे, यानी कि एक टीचर और एक स्टूडेंट, यानी कि एक स्पीकर और एक जो लिसनर है सुन रहा हो, इन दोनों का होना बहुत महत्वपूर्ण। जब तक ये दोनों नहीं होंगे तब तक जो हमारा संप्रेषण है वो प्रभावी नहीं होगा। आगे देखेंगे हम लोग। अब कौन कौन से ऐसे सिद्धांत है समझेंगे। सजगता का सिद्धांत, दूसरा है आपका योग्यता का सिद्धांत, तीसरा है सहभागिता का सिद्धांत, चौथा है उचित सामग्री का सिद्धांत, पांचवा है संप्रेषण माध्यम का सिद्धांत, छठवां है पृष्ठपोषण यानी फीडबैक का सिद्धांत, और सातवां है सहायक एवं बाधक तथ्यों का सिद्धांत। ये है ओवरऑल 7 आपके सिद्धांत, और इन 7 सिद्धांतों का बहुत ही महत्व एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा। और इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने को मिलता है कि सजगता का सिद्धांत को परिभाषित कीजिए, या फिर उचित सामग्री का सिद्धांत क्या है, पृष्ठपोषण का सिद्धांत क्या है। इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जिस तरह से ये लिखा हुआ है आप सेम टू सेम अपने नोट्स को कॉपी में बना सकते हैं, सेम टू सेम आप अपने नोट्स में कॉपी कर सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत मेंटेन तरीके से नोट्स को प्रिपेयर किया है और आप सब के लिए मैंने इन चीज़ों को प्रिपेयर किया। पहले जानते हैं सजगता का सिद्धांत क्या होता है। सजगता का सिद्धांत बेसिकली, सजगता आप वर्ड से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सजग मतलब क्या होता है? एक्टिव रहना। संप्रेषण करता और संप्रेषण ग्रहण करने वाला व्यक्ति संप्रेषण क्रिया के समय सजग रहते हैं। यदि इस क्रिया में कोई एक व्यक्ति सजग नहीं रहता है तो संप्रेषण की क्रिया पूरी नहीं मानी जाए। कैसे? मान लीजिए आप किसी क्लास में चीज़ों को पढ़ा रहे, मैंने एग्जाम्पल में वही एग्जाम्पल को रिपीट करूंगा ताकि आपको आसानी समझ में आ सके। मान लीजिए आप प्राइमरी में अल्फ़ाबेट पढ़ा रहे हैं, ABCD पढ़ा रहे हैं। अब आप तो एक्टिव होकर पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो स्टूडेंट है, जो क्लास के बच्चे, वो एक्टिव नहीं है। इससे क्या होगा? हमारा संप्रेषण प्रभावी नहीं होगा। इससे संप्रेषण हमारा अप्रभावी हो जाएगा और क्या होगा? बच्चों को समझ में नहीं आएगा। दूसरा एग्जाम्पल समझ लीजिए। मान लीजिए बच्चे एक्टिव है पढ़ने के लिए, लेकिन आप सजग नहीं, आप एक्टिव नहीं है, तो इससे क्या होगा? हमारा जो संप्रेषण है वो अच्छा नहीं होगा, और इससे क्या होगा? हमारी जो हमारी लर्निंग है वो अच्छी नहीं होगी, और बच्चे ना आप दोनों उतना अच्छे से शिक्षण कार्य को नहीं कर पाएंगे। तो ये है बेसिक सजगता का सिद्धांत। इनमें क्या होता है कि दोनों लोगों को सजग यानी एक्टिव होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि सजगता का सिद्धांत आपको समझ में आ चुका होगा। अगला योग्यता का सिद्धांत। अब योग्यता का सिद्धांत क्या होता है? योग्यता का सिद्धांत क्या होता है? मान लीजिए कक्षा 5 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कक्षा 5 के बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं? उनको इंग्लिश रीडिंग करा रहे हैं, बुक को रीडिंग करा रहे हैं। अब वो लोग बुक तो पढ़ रहे हैं, ठीक है, बुक रीडिंग कर रहे हैं। अब बुक रीडिंग करते करते लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे क्लास के स्टूडेंट हैं वो सजग योग्य नहीं है। कैसे? उनका जो स्टैंडर्ड है वो भले 5 में पढ़ा, लेकिन उनका जो स्टैंडर्ड है मेंटली वो कक्षा 1 वाला है, कक्षा 2 वाला है, यानी कि उनको सही से ABCD तक नहीं आती है। हम पढ़ा क्या रहे हैं? बुक रीडिंग करा रहे हैं। इससे क्या होगा? उनके अंदर योग्यता ही नहीं, तो उनको समझ में नहीं आएगा। अच्छा, समझ में नहीं आएगा तो योग्य, यानी कि उनके पास योग्यता ही नहीं है। इससे क्या होगा कि जो हमारा संप्रेषण या फिर शिक्षण कार्य वो प्रभावी नहीं होगा, और इससे बच्चे आसानी से नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि संप्रेषण तब हमारा सफल हो जाएगा जब तक उनके अंदर, सामने वाले के अंदर भी योग्यता हो। यानी कि हम जिस क्लास की चीज़ों को बच्चों को पढ़ा रहे हैं उस चीज़ को उनके अंदर योग्यता है या फिर नहीं है। ये बेसिकली होता है आपका योग्यता का सिद्धांत। अगला है सहभागिता का सिद्धांत। सहभागिता का सिद्धांत क्या होता है? इसमें क्या होता है? संप्रेषण द्विपक्षीय प्रक्रिया है। ये बिल्कुल सही है, ये मैंने आपको पहले बताया कि संप्रेषण हमारी द्विपक्षीय प्रक्रिया है, ठीक है। संप्रेषण कर्ता और संप्रेषण ग्रहण करने वाले दोनों के मध्य सहभागिता का होना जरूरी है।
जिससे कि संप्रेषण क्रिया पूरी होती है। सहभागिता यानी कि अब मान लीजिए हम किसी क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम तो क्लास में पहुंच गए लेकिन स्टूडेंट ही नहीं आए, तो क्या हमारा जो हमारा संप्रेषण या फिर शिक्षण कार्य हो पाएगा? आप बोलोगे नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो दोनों का जो होना, सहभाग होना यानी कि पार्टिसिपेशन होना इंपॉर्टेंट। जब तक दोनों को पार्टिसिपेशन नहीं होगा तब तक हमारा ये शिक्षण कार्य प्रभावी नहीं होगा, और इससे हमारा क्या होगा कि शिक्षण कार्य अप्रभावी होगा। और ये सजगता का, सहभागिता का, ये है बेसिकली सहभागिता का सिद्धांत, यानी कि दोनों का सहभाग होना, पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। किसका? लिसनर का और स्पीकर का, जो बोल रहा है वो और जो सुन रहा है, उन दोनों का सहभाग यानी कि पार्टिसिपेशन मस्ट है। अगला है उचित सामग्री का सिद्धांत। उचित सामग्री सिद्धांत क्या होता है? बेसिकली संप्रेषणकर्ता को उचित सामग्री का ध्यान रखना चाहिए। सामग्री ऐसी होनी चाहिए जो संप्रेषण के उद्देश्यों, संप्रेषणों, परिस्थितियों तथा माध्यम से मेल खाती हो, तो विद्यार्थी के स्तर, योग्यता, क्षमता, संप्रेषण कौशल को ध्यान में रखकर चलती। देखिए समझते हैं अच्छे से। उचित सामग्री का मतलब क्या है? हम मान लीजिए किसी छोटे क्लास के, नर्सरी की या फिर कक्षा 1 के बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब 1 2 3 4 हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हम उनके हिसाब से ना तो टीएलएम रखेंगे। अब आपको लगेगा टीएलएम क्या होता है? देखिए टीएलएम का मतलब होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी कि वो सामग्री जो आपकी शिक्षण कार्य में प्रयोग में लाई जाए। जैसे हम लोग अगर बच्चों को 1 2 3 पढ़ा रहे हैं, हमने क्या किया बेसिकली 1 2 3 के लिए कोई भी चीज़ ले ली, मान लीजिए मिट्टी की गोलियां ले ली। अब हमने उनसे काउंटिंग में पढ़ा तो 1 2 3 ऐसे उनको पढ़ाया, तो इससे क्या होगा? ये उनका टीएलएम है बेसिकली। जो ये मिट्टी की गोली, ये प्राइमरी के बच्चों का टीएलएम हो जाएगा उस टाइम के लिए। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से, इन शिक्षण सामग्री के माध्यम से वो लोग सीखेंगे, और ये होता है उनका बेसिकली उचित सामग्री, उनकी जिस हिसाब से योग्यता और क्षमता के हिसाब से हम उनको उनके कौशल को ध्यान में रख करके उनको सिखा सकें। ये होता है हमारा जो है उचित सामग्री का सिद्धांत। अगला है आपका संप्रेषण माध्यम का सिद्धांत। संप्रेषण माध्यम का सिद्धांत क्या होता है समझते हैं। संप्रेषण जो माध्यम का सिद्धांत, संप्रेषणकर्ता और ग्राही के बीच संप्रेषण की कड़ी को जोड़ने के लिए केबिन के माध्यम से होता है। जैसे दो ध्रुवों के बीच धारा प्रवाहित करने के लिए जो कार्य विद्युत तार द्वारा किया जाता है, वही भूमिका संप्रेषण माध्यम के द्वारा की जाती है। इसलिए संप्रेषण माध्यम जितना अधिक उपयुक्त तो सशक्त होगा, धारा उतनी अधिक प्रभावी होगी। यानी कि देखिए संप्रेषण एक माध्यम का उसका जो संप्रेषण का मैंने आपको बताया था कि 3 लोग होते हैं। कौन कौन होता है? एक होता आपका टीचर, एक होता आपका स्टूडेंट, और एक होता है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम यानी आपका जो सिलेबस है, जब तक ये नहीं होंगे तब तक आपका शिक्षण कार्य नहीं होगा। ये बेसिकली आपका संप्रेषण का माध्यम है। ये आपका स्पीकर है, ये आपका लिसनर है, लेकिन ये जो होता है बेसिकली ये आपका क्या होता है? एक माध्यम होता है। बिना माध्यम के आप कैसे संप्रेषण कर सकते हैं? यानी कि जैसे मान लीजिए आपको कुछ पढ़ाना है तो कुछ टॉपिक तो आपके पास होना चाहिए ना, कुछ सिलेबस तो आपके पास होना चाहिए जिसके माध्यम से आप पढ़ा सके। तो ये होता बेसिकली संप्रेषण माध्यम। बिना माध्यम के आप कैसे किसी को चीज़ें सिखा सकते हैं? तो ये होता बेसिकली आपका संप्रेषण माध्यम का सिद्धांत। अगला है पृष्ठपोषण का सिद्धांत, फीडबैक का सिद्धांत, यानी कि संप्रेषणकर्ता को संप्रेषण के बारे में ग्राही से सही या उचित पृष्ठपोषण प्राप्त होता रहे, संप्रेषण अधिक प्रभावी। अब देखिए जो पृष्ठपोषण का सिद्धांत, इसका क्या मतलब है? यानी फीडबैक का सिद्धांत। फीडबैक का क्या मतलब है? मान लीजिए हमने बच्चों को सिखाया, कोई भी चीज़ सिखाई, हमने ऐड सिखाया बच्चों को, जोड़। अब बच्चों को जोड़ आया या फिर नहीं हमको कैसे पता चलेगा? हमने उनसे क्या किया बेसिकली, खड़ा कर आकर एक एक से पूछा, क्वेश्चनिंग की, हमको पता चला। फीडबैक का मतलब क्या हुआ? जो हमने जो शिक्षण कार्य किया उसके बाद हमने जो क्वेश्चन पूछा बच्चों से, अगर उसका बच्चे उसका उन चीज़ों को बता पा रहे हैं, इसका मतलब सीधा से कि हमारा जो फीडबैक है वो अच्छा है, यानी पॉजिटिव है। यानी जो चीज़ें हमने बच्चों को पढ़ाई वो बच्चे नहीं बता रहे, इसका मतलब कि हमारा जो फीडबैक है वो बेसिकली निगेटिव है। यानी कि जो चीज़ हम सिखा रहे हैं वो चीज़ अगर सामने वाला सीख ले रहा है तो ये होता है आपका पृष्ठपोषण फीडबैक का सिद्धांत। अगला सहायक एवं बाध्य तत्वों का सिद्धांत। संप्रेषण क्रिया में ऐसे तत्व परिस्थितियां कार्य करती है जो सहायक बाधक भूमि निभाने से जुड़ जाती है। जैसे प्रकाश की कमी। अब देखिए हम मान लीजिए कक्षा में पढ़ा रहे हैं, किसी भी क्लास में पढ़ा रहे हैं, अब हमने देखा कि जो जिस भी क्लास में हम पढ़ा रहे हैं वहाँ पे अंधेला है,
यानी कि उजाला उतना प्रकाश नहीं रहता जितना कि हमको पढ़ाने के लिए बच्चों को चाहिए। इससे क्या होगा, ये बाधक तत्व हैं, ये बाधक आइटम्स हैं, यानी कि इससे हमारा क्या होगा, हमारी जो पढ़ाई है वो प्रभावित होगी, बच्चे उतने अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। या फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वहाँ पे शोरगुल का होना, मान लीजिए जहाँ पे हमारा स्कूल बना हुआ वहाँ के आसपास हाईवे गुजर रहा है या फिर डीजे वगैरह बजते रहता है, जिससे क्या होगा कि हमारा जो शिक्षण कार्य, बच्चे कहीं ना कहीं उनको मन भटकेगा, शिक्षण कार्य जो होगा वो हमारा बेसिकली प्रभावी नहीं हो पाएगा और इससे हमारे जो बच्चे होंगे वो सीख नहीं पाएंगे। ये होता है बेसिकली सही सहायक सामग्री का होना, यानी कि सहायक एवं बाधक तत्वों का सिद्धांत, यानी कि जहाँ पे शिक्षण कार्य हो वहाँ पे उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सहायक सामग्री होनी चाहिए, जिससे कि हमारा शिक्षण कार्य अच्छा से चल सके। ये थे बेसिकली आपके 7 सिद्धांत, और इन 7 सिद्धांतों को आप 2 से 3 बार अच्छे से देख लीजिएगा तो आप अच्छे से देखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ चुका। मैंने एक सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है